योजना है, आखिर ये करती क्या है? तो देखिए, सबसे पहले इसका उद्देश्य जानना जरूरी है। इस योजना का उद्देश्य है कि आरबीआई के तहत जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, ये रेगुलेटेड एंटिटीज क्या होती है? बेसिकली जिनका विनियमन आरबीआई के द्वारा, जिनका रेगुलेशन आरबीआई के द्वारा किया जाए, इन्हें हम क्या कहेंगे? आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज। तो ये जो योजना है सिंपली क्या कहती है कि आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड जो एंटिटीज है, जैसे बैंक हो गए, है ना, आप देखोगे अन्य प्रकार के वित्तीय संस्थान हो गए, क्रेडिट इंफॉर्मेशन एजेंसी जो क्रेडिट के बारे में इंफॉर्मेशन एकत्रित करने का, उसे रिफाइन करने का काम करती हैं, ये सारी ऐसी जो है एंटिटीज हैं जिनको आरबीआई रेगुलेट करता है। तो ये एकीकृत ओम्बुड्समैन योजना 2021 क्या कहती है? इसका उद्देश्य क्या है कि देखिए भाई, आरबीआई जिन भी एंटिटीज को रेगुलेट करता है, अगर उन एंटिटीज के द्वारा जो सेवा प्रदान की जा रही है, उन मामले में किसी भी ग्राहक को कोई भी शिकायत है, तो इस योजना के तहत उनकी शिकायतों का त्वरित लागत प्रभावी ढंग से समाधान कर दिया जाएगा, ताकि इन एंटिटीज के द्वारा जो ग्राहक हैं उनको बेहतर सेवा प्रदान की जाए, और अगर कोई भी शिकायत है तो उस शिकायत का निवारण भी संभव हो पाए। तो है आरबीआई एकीकृत ओम्बुड्समैन योजना 2021। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि क्या नया कदम उठाया गया है, क्या नई घोषणा की गई है जिसके चलते ये योजना चर्चा में रही, तो आरबीआई ने कहा है कि केंद्रीय और राज्य सहकारी बैंकों को अब रिजर्व बैंक एकीकृत ओम्बुड्समैन योजना 2021 के दायरे में लाया जाएगा। और आरबीआई ऐसा करने का अधिकार किस एक्ट से प्राप्त करता है, किस अधिनियम से प्राप्त करता है? तो इसका सरल सा उत्तर है, आरबीआई किस एक्ट के माध्यम से बैंक्स को रेगुलेट करता है? तो उस एक्ट का नाम है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। और अगर आप स्पेसिफिकली जानना चाहें तो इसकी भी धारा 35(1) है, जिसके तहत आरबीआई के द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया है। तो एक बात ध्यान रखने की है कि ऐसा नहीं है कि एकीकृत ओम्बुड्समैन योजना नई है, 2021 की ये योजना है। अब एक निर्णय लिया गया आरबीआई के द्वारा कि जो केंद्रीय और राज्य सहकारी बैंक हैं उनको भी इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा। और ऐसा निर्णय आरबीआई ने किस अधिनियम से शक्ति लेते हुए लिया है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से शक्ति लेते हुए आरबीआई ने ऐसा कदम उठाया है। अब एक जो सरल सा प्रश्न है और जो बड़ा ही स्वाभाविक है, वो प्रश्न ये है कि आखिर ये एकीकृत ओम्बुड्समैन योजना है क्या? ये जो एकीकृत लोकपाल योजना है, आखिर ये करती क्या है? तो देखिए, सबसे पहले इसका उद्देश्य जानना जरूरी है। इस योजना का उद्देश्य है कि आरबीआई के तहत जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, ये रेगुलेटेड एंटिटीज क्या होती है? बेसिकली जिनका विनियमन आरबीआई के द्वारा, जिनका रेगुलेशन आरबीआई के द्वारा किया जाए, इन्हें हम क्या कहेंगे? आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज। तो ये जो योजना है सिंपली क्या कहती है कि आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड जो एंटिटीज है, जैसे बैंक हो गए, है ना, आप देखोगे अन्य प्रकार के वित्तीय संस्थान हो गए, क्रेडिट इंफॉर्मेशन एजेंसी जो क्रेडिट के बारे में इंफॉर्मेशन एकत्रित करने का, उसे रिफाइन करने का काम करती हैं, ये सारी ऐसी जो है एंटिटीज हैं जिनको आरबीआई रेगुलेट करता है। तो ये एकीकृत ओम्बुड्समैन योजना 2021 क्या कहती है? इसका उद्देश्य क्या है कि देखिए भाई, आरबीआई जिन भी एंटिटीज को रेगुलेट करता है, अगर उन एंटिटीज के द्वारा जो सेवा प्रदान की जा रही है, उन मामले में किसी भी ग्राहक को कोई भी शिकायत है, तो इस योजना के तहत उनकी शिकायतों का त्वरित लागत प्रभावी ढंग से समाधान कर दिया जाएगा, ताकि इन एंटिटीज के द्वारा जो ग्राहक हैं उनको बेहतर सेवा प्रदान की जाए, और अगर कोई भी शिकायत है तो उस शिकायत का निवारण भी संभव हो पाए। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, आप बैंक से लेन देन करते हैं, बैंक से सेवा प्रदान करते हैं, लेकिन जरा सोचिए, बैंक आपको कोई सेवा देता है, उसमें कोई चूक हो जाती है, तो ऐसे में सबसे पहले तो हम क्या करते हैं? आपको बैंक का शिकायत निवारण तंत्र जो है उसका इस्तेमाल करना होगा, बैंक में शिकायत करनी होगी। लेकिन अगर निर्धारित समय अवधि के भीतर बैंक के द्वारा आपकी समस्या का समाधान नहीं किया जाता, तो ये एकीकृत ओम्बुड्समैन योजना क्या कहती है कि
कि अब आपको ये अधिकार है कि इस योजना के तहत जो व्यवस्था है उसका लाभ आप ले सकते हैं, यानी आप आगे अपनी शिकायत को पहुंचा सकते हो ताकि आपको आपकी शिकायत का निवारण मिल पाए और ये जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं ये भी सही से व्यवहार करें या सेवा प्रदायगी पर ध्यान दें। तो इस उद्देश्य से एकीकृत ओम्बुड्समैन योजना को लाया गया। और जैसा मैंने बताया, अगर मैं प्रक्रिया बताऊं सरल से शब्दों में, तो बहुत सारी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं कि जैसे मान लीजिए कोई बैंक है, एनबीएफसी है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कोई कंपनी है, आगे हम देखेंगे कि कौन कौन रेगुलेटेड एंटिटीज हैं। अगर उनके प्रति कोई भी शिकायत है तो सबसे पहले आप वहां शिकायत दर्ज कीजिए, लेकिन 30 दिनों के भीतर अगर आपकी शिकायत का आपको कोई जवाब नहीं मिलता तो आप डाक के द्वारा या ऑनलाइन, यहाँ देखेंगे https://cms.rbi.org.in पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो और अपनी शिकायत की आप वास्तविक स्थिति को ट्रैक भी कर सकते हो, है ना। तो ये सारी व्यवस्था आपको कौन देता है? रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना देता है। क्लियर है कि आपकी कोई भी शिकायत है और अगर बैंक द्वारा उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा तो ये योजना आपको ये अवसर देती है कि आप अपनी शिकायत को आगे पहुंचा पाओ और उसका समाधान प्राप्त कर पाओ। तो ये है इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन योजना। अब जब हमने बात की तो मैंने कहा कि रेगुलेटेड एंटिटीज यानी जिनका विनियमन या जिनका रेगुलेशन आरबीआई के द्वारा किया जाता है, तो एक दूसरा बड़ा स्वाभाविक प्रश्न उठेगा अगर आप जिज्ञासु एस्पिरेंट हैं तो वो क्या कि आखिर इस योजना के तहत किन किन एंटिटीज को कवर किया जाता है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि इस योजना के दायरे में एक तो सभी वाणिज्यिक बैंक आते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स इसके दायरे में आते हैं, अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक जिन्हें शहरी सहकारी बैंक के नाम से भी जाना जाता है, ये भी इस योजना के दायरे में आएंगे, यानी ये रेगुलेटेड एंटिटीज रहेंगी जिनको इस योजना के माध्यम से रेगुलेट किया जाएगा। इतना ही नहीं, 50 करोड़ रुपए की जो है जमा राशि वाले गैर अनुसूचित प्राथमिक शहरी बैंक यानी जो नॉन शेड्यूल्ड अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स हैं वो भी इसके दायरे में आएंगे। अब शेड्यूल और नॉन शेड्यूल का अंतर आप सभी को पता है। आरबीआई की जो अनुसूची 2 में शामिल है वो शेड्यूल्ड है और नहीं है वो क्या है? नॉन शेड्यूल्ड है। शेड्यूल्ड और अनशेड्यूल्ड, अनुसूचित और गैर अनुसूचित होने का भाव क्या है? ऐसा नहीं कि सिर्फ रट लिया कि दूसरी अनुसूची, भाव भी पता होना चाहिए। दूसरी अनुसूची में आप हैं, इसका मतलब है कि आरबीआई के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का आपको अनुपालन करना पड़ेगा। जैसे आपको पता है बैंक्स को रिजर्व रिक्वायरमेंट मेंटेन करके रखनी पड़ती है, अगर आप अनुसूचित हैं तो आपको वो सब मेंटेन करना पड़ेगा और अगर गैर अनुसूचित हैं तो आप पर रेगुलेशन थोड़े से स्थिर, थोड़े से कम हो जाते हैं, लेकिन आपके अधिकार भी कम हो जाते हैं। जो अनुसूचित हैं आवश्यकता पड़ने पर आरबीआई से उधार ले सकते हैं, जो गैर अनुसूचित हैं उनकी पहुंच भी सीमित हो जाती है। तो मतलब यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता चला कि वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और शहरी सहकारी बैंक, चाहे वो अनुसूचित हो या जो है गैर अनुसूचित हैं तो 50 करोड़ की थ्रेशोल्ड सीमा रखी गई है। 50 करोड़ या उससे अधिक की जमा राशि वाले गैर अनुसूचित जो शहरी सहकारी बैंक हैं वो भी इस योजना के तहत क्या कहलाएंगे? रेगुलेटेड एंटिटीज। अच्छा, एक और प्रश्न, एनबीएफसी, बिल्कुल एनबीएफसीज को भी इस योजना के तहत शामिल किया गया, लेकिन ध्यान रखना हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को छोड़ दिया गया है ना। तो ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो जमा स्वीकार करती हैं, जो कस्टमर इंटरफेस रखती हैं, ग्राहकों से लेन देन करती हैं, वो इस योजना के तहत अधिकृत होंगे और परिसंपत्ति का आकार कितना होना चाहिए? 100 करोड़ रुपए। यानी अगर कभी कोई कथन आए और कहे कि जो है आरबीआई की इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन योजना 2021 के तहत सभी प्रकार की एनबीएफसीज को कवर किया गया है, तो उत्तर है नहीं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो घर के लिए लोन या इस प्रकार का लेन देन का कार्य करती है उनको छोड़ दिया गया है। साथ ही उन एनबीएफसीज को शामिल किया गया है जो जमा स्वीकार करती हैं। अब 1 मिनट में मैं
कुछ डाउट्स क्लियर करना चाहूंगी। सबसे पहले आप सोच रहे होंगे कि चलिए बैंक तो हम जानते हैं, एनबीएफसी क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इन्हें कंपनी अधिनियम 2013 के तहत हम रजिस्टर करते हैं। ये बैंक जैसा ही कार्य करती हैं, लेकिन पूर्णतः बैंक की तरह ये नहीं होती हैं। सामान्यतः आप देखोगे, आपने सुना होगा कि एनबीएफसी जमा स्वीकार नहीं करती, और ये बात बिल्कुल सही भी है। एनबीएफसी के द्वारा मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट को स्वीकार नहीं किया जा सकता। डिमांड डिपॉजिट क्या है? वो डिपॉजिट जिसे मैं जब चाहूं, मैंने अपने करंट अकाउंट में रखा, बैंक में सेविंग अकाउंट में रखा, जब चाहूं बैंक से मैं अपना वो पैसा प्राप्त कर सकती हूँ, इसे हम कहेंगे डिमांड डिपॉजिट। एक होता है टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट जिसे हम कहते हैं, यानी एफडी करवा देते हैं कि एक लमसम अमाउंट को एक निर्धारित समय अवधि के लिए हम बैंक में जमा करवा देते हैं। तो देखिए, सभी प्रकार की एनबीएफसी तो किसी भी तरह की जमा को स्वीकार नहीं कर सकती, कुछ कुछ को ये अनुमति होती है। कस्टमर इंटरफेस रखती हैं, और जिनकी असेट साइज 100 करोड़ है, उन एनबीएफसीज को भी इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। यानी इनके द्वारा भी कोई सेवा दी जाती है, उसमें चूक होती है, अगर शिकायत का निवारण 30 दिन के भीतर नहीं होता, तो जो भी ग्राहक है, उपभोक्ता है, आगे जा सकता है, ओम्बुड्समैन योजना का लाभ ले सकता है। ठीक है, साथ ही और कौन कौन रेगुलेटेड एंटिटीज में शामिल होंगे? जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। मैं अभी बताती हूँ पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स कौन होते हैं। पहले देखिए, इनकी व्यवस्था हम भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत करते हैं। ये पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं? ये बैंक इत्यादि नहीं होते, बस ग्राहक और व्यापारी के बीच पेमेंट हो जाए, इसमें ये मध्यस्थ या थर्ड पार्टी की भूमिका निभाते हैं। आपने पेमेंट गेटवे देखा होगा, जब कई बार आप किसी व्यापारी को भुगतान करते हैं, तो आपने बीच में रेजर पे देखा होगा, आपने पेपॉल देखा होगा। ये क्या है? ये पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं। ये क्या कर रहे हैं? आपका जो अमाउंट है उसे व्यापारी तक भेजने का काम कर रहे हैं, तो इन्हें कहते हैं पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स। और उनकी पूरी व्यवस्था को आरबीआई के द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत देखा जाता है। तो इस प्रकार के भुगतान प्रणाली में जो भागीदार हैं, जो सिस्टम प्रोवाइडर्स हैं, ये भी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं। अगर इनके खिलाफ भी कोई शिकायत आएगी तो इस योजना के तहत देखी जा सकती है। और साथ ही क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, ये किस व्यक्ति ने कितना उधार लिया, आंकड़े जुटाते और उसके बारे में सूचना प्रदान करती है। साथ ही ये व्यक्ति या बिजनेस को स्कोर भी देती है, जैसे आपने सिबिल स्कोर सुना होगा, CIBIL। तो सिबिल के द्वारा इस प्रकार का स्कोर दिया जाता है, तो वो क्या है? एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। ये आपका क्रेडिट, आपका उधार क्या है, उसके बारे में सूचना प्रदान करने का कार्य करती है। ध्यान रहे, आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से कंफ्यूज नहीं करना है। अब मेरा प्रश्न है, चलिए ये तो मैंने बता दिया कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। अब आपका काम है मुझे बताना कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जैसे आपने मूडीज का नाम सुना होगा, फिच का नाम सुना होगा, या भारत के स्तर पर भी बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज काम करती हैं। तो भारत की जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, उनको रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई करता है या फिर कोई और संस्था करती है? तो इसका उत्तर आपको देना है। लेकिन अभी के लिए जो सभी वाणिज्यिक बैंक हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, जो भी हमारे शहरी सहकारी बैंक है, चाहे वो अनुसूचित है चाहे वो गैर अनुसूचित है, हाँ, एक अमाउंट की सीमा रखिए जिसे ध्यान में रखना है। एनबीएफसीज जो जमा स्वीकार करती हैं, कस्टमर इंटरफेस प्रदान करती हैं, एक सीमा है, उससे अधिक संपत्ति वाली एनबीएफसीज को भी इसके तहत शामिल किया जाएगा। क्रेडिट इंफॉर्मेशन जो कंपनीज है, उनको भी शामिल किया जाएगा। और साथ ही भुगतान निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत हम जिन पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स की बात करते हैं, उनको भी इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। कवर किया जाने का भाव क्या है कि इनमें से अगर किसी के भी द्वारा ग्राहकों को जो सेवा दी जाती है उसमें कोई चूक होती है, और ग्राहक अगर अपनी सेवा में कमी की शिकायत करता है और 1 महीने के भीतर उस शिकायत का निवारण इनके द्वारा नहीं किया जाएगा, तो ये योजना ग्राहक को अधिकार देती है कि फिर वो आगे किसके पास जा सकता है? एकीकृत ओम्बुड्समैन योजना के लाभ के लिए आगे जा सकता है। तो ये है इस योजना का फीचर्स। आप देखोगे पहले अलग अलग योजना थी, जैसे बैंकिंग ओम्बुड्समैन योजना 2006 थी। अच्छा, एनबीएफसीज के लिए 2018 और डिजिटल लेन देन के लिए ओम्बुड्समैन योजना 2019 थी। तो विचार किया गया कि ये सारी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, मोटा मोटा जिनका रेगुलेशन आरबीआई कर रहा है, तो अलग अलग ओम्बुड्समैन योजना क्यों ना एक सिंगल एकीकृत ओम्बुड्समैन योजना बनाई जाए, क्योंकि एक देश एक ओम्बुड्समैन का सिद्धांत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसी सिद्धांत पर आधारित हमने एकीकृत ओम्बुड्समैन योजना 2021 को शुरू कर दिया। क्लियर है? ताकि आरबीआई द्वारा अलग अलग क्षेत्र की जो एंटिटीज है जिन्हें रेगुलेट किया जा रहा है, उन्हें एक ही स्कीम के तहत रेगुलेट किया जा सके। और इसमें क्या व्यवस्था है? ओम्बुड्समैन 20 लाख तक के मुआवजे का जो है आदेश दे सकते हैं, और अगर
बैंक से या किसी अन्य वित्तीय संस्था से जिसकी अभी हमने बात की, आप सेवा प्रदायगी में कोई कमी रह गई लेकिन आपको जो है उत्पीड़न, मानसिक परेशानी का शिकार होना पड़ा, तो 1 लाख तक के अतिरिक्त मुआवजे के भुगतान का आदेश भी दिया जा सकता है। तो ये है पूरी एकीकृत ओम्बुड्समैन योजना 2021। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। स्कीम किन किन एंटिटीज को कवर करती है आपको ये पता होना चाहिए, साथ ही आपको जो है ये भी पता होना चाहिए कि इसमें किन किन प्रकार की विगत या पहले की ओम्बुड्समैन योजनाओं को हमने एकीकृत कर दिया है। तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। और साथ ही करंट डेवलपमेंट तो है ही कि राज्य और केंद्र स्तर पर जो सहकारी बैंक थे, अब उन्हें भी इस योजना के तहत रेगुलेटेड एंटिटीज मान लिया गया है, यानी उनके खिलाफ भी अगर कोई शिकायत हो तो इस योजना के तहत उसे डील किया जाएगा। तो ये थी पूरी न्यूज। अगर सरल और सिंप्लीफाइड ढंग से पढ़ोगे, माइंड मैपिंग करोगे, तो टेक्निकल न्यूज को पढ़ना आपके लिए आसान रहेगा।